अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार हसन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे का टॉपिक आप कैसे चूज़ करते हैं जब आप पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों, क्योंकि टॉपिक की चॉइस बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल करवा देती है और बहुत सबको पास करवा देती है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। आपको मैं एक ऐसे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अ, ऐसे की टाइप्स मुख्तलिफ हैं। मुश्किल होता है वो ऐसे जिसमें आपने आर्गूमेंट्स जनरेट करने हो या जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस करना हो। तो उसी तरह का कोई एक ऐसे देखते हैं या जो कोटेशन बेस्ड। तो एक कोटेशन बेस्ड ऐसे देखते हैं कि एजुकेशन इज द एबिलिटी टू लिसन टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग विदाउट लूजिंग टेम्पर और कॉन्फिडेंस। तो ये एक ऐसे है। अब ये थोड़ा सारा हट के, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के ऐसे बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते। करंट अफेयर से आप बहुत ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैंने ये चूज़ इसलिए किया है ताकि आप लोगों को पेपर में ये समझ हो कि टॉपिक को सिलेक्ट क्यों करना है और कैसे करना है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी करंट अफेयर कैसे करें, अगर आपके पास उसके बारे में फैक्ट्स हैं। ऐसे की चॉइस में आपको की टर्म्स देखनी चाहिए। ऐसे में की टर्म्स कौन सी यूज़ हुई हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन का एक की टर्म तो है, लेकिन ऐसे एजुकेशन के प्रॉब्लम के ऊपर नहीं है, ना ऐसे जोन्स है वो एजुकेशन के बेनिफिट्स पे उसने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एबिलिटी टू लिसन टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये इस ऐसे की लिमिटेशन है। एक ये लिमिटेशन है, एक ये लिमिटेशन है और एक ये लिमिटेशन है। इस ऐसे की ये लिमिटेशन उसने बता दी है कि आपने एजुकेशन को किस हद तक रखना है और किन पॉइंट्स को आपने डिस्कस करना है। कि एजुकेशन बेसिकली एबिलिटी होती है कि आप कुछ भी सुन लें, आप कॉन्फिडेंस भी लूज़ ना करें और आप टेम्पर भी अपना लूज़ ना करें। तो ये इसकी डायमेंशंस है। अब डायमेंशंस, अब की टर्म्स यहाँ पे लिख लिया करें। एजुकेशन, एक की टर्म एजुकेशन आ गई। अच्छा, लिसन टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अच्छा, तीसरी है टेम्पर और फिर है कॉन्फिडेंस। अब ये आपके ऐसे की डायमेंशंस हैं और आपने अपने ऐसे इन्हीं डायमेंशन में कवर करना है कि आपने प्रूव करना है कि एजुकेशन कैसे एबिलिटी है कि आप सब सुन लें, लेकिन आपका टेम्पर और आपका कॉन्फिडेंस वो आप लूज ना करें। तो इससे रेलिवेंट फैक्टर्स आप जनरेट कैसे करेंगे। मैं चॉइस ऑफ ऐसे की बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे चूज करें तो आपको किन फैक्टर्स को ज़हन में रखना है, क्योंकि आप ये ऐसे चूज क्यों करेंगे। बात ये है कि आप ये ऐसे चूज क्यों करेंगे, क्या आपको इसके बारे में कुछ आपके पास नॉलेज, कोई आपके पास क्लू है या आपने कभी पढ़ा हो इसके ऊपर, तब आप चूज करें। क्योंकि स्टूडेंट्स जब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, की टर्म्स को नहीं देखते, स्ट्रक्चर को नहीं देखते ऐसे के। आपको पता होना चाहिए ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब आप ये बात ज़हन में बिठाएं कि आपको पता हो कॉज इफेक्ट है, आर्गुमेंटेटिव है, एनालिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, कौन सा ऐसे आपका इसमें से। तो ऐसे चूज करने के लिए की टर्म्स और एक स्ट्रक्चर आपको पता हो। ऐसे की टर्म्स क्या है, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है। फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने इसमें
कितने बॉडी पैराग्राफ्स, कितने बॉडी पैराग्राफ डालेंगे? एग्जामिनर कम से कम कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? नॉर्मली 8 to 10 पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। इंट्रोडक्शन और सजेशन और कंक्लूजन अगर वो किसी ऐसे में होते हैं वो शामिल नहीं कर रहा, बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, याद रखिए बॉडी पैराग्राफ। तो ऐसे की चॉइस पहले आप करेंगे बैठ के, उसके मैंने आपको वो फैक्टर्स बताए हैं जिन पे आप सोचेंगे कि क्या मुझे फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर, आपको पता है कि की टर्म्स जो उसने यूज़ किए हैं, क्या आप इसे प्रूव कर पाएंगे? अब इसमें की टर्म्स को आप रिलेट किस तरह कर सकते थे? टॉलरेंस, एजुकेशन टॉलरेंस के थ्रू करवा सकती है ये, सेल्फ एस्टीम के थ्रू कर सकते हैं ये एजुकेशन, कॉन्फिडेंस बंदे का मेंटेन रहता है जिसकी सेल्फ एस्टीम हो, जिसमें हो। अच्छा, आपका और कौन से हैं? हाँ, कोएग्जिस्टेंस, ये एबिलिटी पैदा करती है एजुकेशन। और क्या करती है एजुकेशन? एजुकेशन आपको आपको फेथ देती है अपनी एबिलिटीज में। एजुकेशन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सेप्ट करने की बात करती है आपके साथ। तो मतलब आप ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे क्या इसके ऊपर? इस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करने बैठे कि एजुकेशन किस तरह, एजुकेशन वो एबिलिटी क्यों है जिसके थ्रू आप कुछ भी सुन लेते हैं, कॉन्फिडेंस और आपका टेम्पर आप दोनों लूज नहीं करते। तो क्या उसमें एजुकेशन आपको टॉलरेंस खाती है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाती है, कोएफिशिएंट सिखाती है आपको, आपका फेथ अपनी एबिलिटीज में बढ़ाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही डिपेंड करता है आपके फेथ पे। क्या आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो ज़ाहिर बात है, वो लिसन टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग में आएगा। अब ये इस तरह के 8-10 फैक्टर्स आप मतलब कितने मैंने किए? 6। कम से कम 10 फैक्टर्स या 15 फैक्टर्स आप ब्रेनस्टॉर्म करें, उनमें से फिर चूज करें कि इस ऐसे पे कौन से फिट बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा एजुकेशन जो सी है वो टॉलरेंस आपके अंदर एबिलिटी लाती है टॉलरेट करने की, उसकी वजह से आप कुछ भी सुन सकते हैं और आप टेम्पर लूज नहीं करते। तो एक पॉइंट आपने प्रूव कर दिया, एजुकेशन जो सी आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाती है, जो कि हेल्प करती है कि आप कुछ भी सुने लेकिन आप कॉन्फिडेंस अपना लूज ना करें। आपका फेथ बढ़ाती है अपनी एबिलिटीज में, तो आप कुछ भी सुनेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे। तो ये चीजें आप लिंक कर पाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर कौन से लेके चलेंगे आप? ठीक है, आर्गुमेंटेटिव या आप चूज करेंगे डिस्क्रिप्टिव या कॉल फैक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए। और फिर क्या आप इसमें से 8 से 10 बॉडी पैराग्राफ बना पाएंगे इस ऐसे पे? मतलब बॉडी में 10 पैराग्राफ हैं, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ इंट्रो का आ गया, और उसके बाद 2 पैराग्राफ नेक पार्ट के 3 आ गए, 3 बात कर लेते हैं, कंक्लूजन का एक पैराग्राफ आ गया, और फिर आउटलाइन है इसकी। तो 10 मतलब 15 पैराग्राफ जनरेट कर पाएंगे टोटल इसके। क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है? एंड देन अगेन टाइम फैक्टर, कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इन सब चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी कर लें, क्योंकि आखिर में आप आउटलाइन भी बनाएंगे। तो ये फैक्टर आपको डिसाइड करवाते हैं चॉइस ऑफ ऐसे। ये थोड़ा सारा ट्रिकी ऐसे है, इसलिए आपको तो ज़ाहिर बात है प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। थोड़ा सिंपल ऐसे करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, ये फेलियर की भी रीज़न यही है, स्टूडेंट्स ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं ये फैक्टर्स, अब उसके बाद रोल प्ले करते हैं। रेलिवेंसी, स्ट्रक्चर, और फिर लेंथ ऐसे की, क्या इतना आपने लिखा है कि वो एग्जामिनर कन्विंस हो जाए, और फिर टाइम फैक्टर, क्या आप उसको टाइम में मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कैसे करेंगे। अगर तो आप ऐसे टॉपिक वैसे ही रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, आप नहीं देखते कि टाइम में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप नहीं देखते कि आप इस पे उतना लिख पाएंगे जितना रिक्वायर्ड है, आप नहीं देखते कि स्ट्रक्चर क्या इसका स्ट्रक्चर है ऐसे का जो इस पे फिट बैठता है, आप अगर नहीं देख पाएंगे की टर्म्स क्या पूछी हुई हैं, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप डायग्रेस करेंगे। आप कभी इधर जा रहे होंगे ऐसे में, कभी उधर, और पॉइंट पे नहीं रहेंगे। पॉइंट पॉइंट पकड़ते होते हैं कि उसने पूछा क्या है ऐसे में। ठीक है, अच्छा एक और करते हैं जी, जैसे है आई डू नॉट एग्री with what you have to say, but I will
डिफेंड टू डेथ, योर राइट टू से इट। अब मेरे ख्याल में ये ऐसे आया है, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल पहले ये आया हुआ है। एग्जैक्टली मैंने कोशिश की है वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैं वही लिखूं। ट्रेंड इस तरफ आ रहा है, इन एसेस की तरफ। अब वो जो पुराने ऐसे हैं कॉल फैट वाले या एजुकेशन प्रॉब्लम्स और वो वाले काम हो गए हैं ना, थोड़ा सारा वो आपसे एनालिसिस पूछ रहे हैं, आपके आर्गुमेंट्स पूछ रहे हैं। अब इस ऐसे की भी बात वही मैं करूंगा। स्टूडेंट्स बहुत जल्दी करते हैं सिलेक्ट करने में, वो कहते हैं कि लग रहा है मैं इस पे कर लूंगा। अगेन डू नॉट एग्री, एक टर्म आ गई। से डिफेंड योर राइट, अब ये इसमें की टर्म्स है टू डेथ, तो आप पहले की टर्म्स निकालो साइड पे। डू नॉट एग्री, ठीक है, फिर है टू से, फिर है डिफेंड, और फिर है राइट टू से। तो यहाँ पे आपने ऐसे को उसमें आप कह लें कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो डिमांड क्या कर रहा है। अब की टर्म्स, आपने की टर्म्स देखनी है। डू नॉट एग्री डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात है। टू से कि आप कुछ भी एक्सप्रेस करें। डिफेंड, डिफेंड करने का मतलब है कि आप किसी को हक दें इस बात का, डिफेंड करें इस बात को कि कोई अ, अपनी बात एक्सप्रेस, अपनी व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है। तो आपको कुछ डायमेंशन समझ आएगी इसकी कि इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात हो रही है, और इसमें बात हम कर रहे हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, आपको अब समझ आना शुरू हो जाएगी ऐसे की। इसमें बात हो रही है कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, आपको एक हाथ से ज़्यादा, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कह लें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डाइजेस्ट करने की बात कह लें, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कह लें, को एग्जिस्टेंस की बात कह लें। अब ये सारी बातें इससे लिंक हो रही हैं। ठीक है, आपने जब ऐसे की टर्म्स आइडेंटिफाई कर ली और फिर आपको पता चल गया कि इसमें ये बातें मैंने करनी है, और इसका ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स में रिलेट करेंगे, 3-4 नहीं है ये। चूँकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है और मैंने आपको समझाना है, तो मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ जो इससे निकली। अब आपने टर्म्स निकाली, अब आप डिसाइड करेंगे कि अच्छा मैं इन पे पैराग्राफ बना सकता हूँ क्या। मतलब आप 8-10 पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म करें जो इस ऐसे रेलिवेंट हो। ब्रेनस्टॉर्म करते पॉइंट्स 30-35 हैं, 8-10 अंदर से निकाल लेते हैं कि ये मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। फिर आप डिफाइन करें स्ट्रक्चर कि इस पे कौन स्ट्रक्चर बैठेगा। कॉज फैक्ट तो नहीं है ये, आर्गुमेंटेटिव, ठीक है, एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव। अब आपको आर्गुमेंटेटिव में चले जाए, आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर क्या। फिर आप डिसाइड करें कितने बड़ी पैराग्राफ में लिख पाऊंगा। क्या आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है? 8 से 10 बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, मतलब 8 से 10 बॉडी पैराग्राफ का मतलब है ऑलमोस्ट 20 पेजेस तक आप जा सकते हैं। 15 पैराग्राफ होते हैं, 2-3 पेज आउटलाइन के होते हैं, 2 पेजेस आउटलाइन के आ जाएंगे, कंक्लूजन मिला के 19-20 पेजेस बन जाते हैं आपके ऐसे के। इस ऐसे में 20 पेज लिखना बहुत मतलब हिम्मत की बात होती है। फिर देखेंगे कि टाइम फैक्टर आपको अलाउ करेगा। तो अगर तो ये सारी बातें पूरी हैं कि आपने आइडेंटिफाई कर ली, आपको समझ आ गई डायरेक्शन, की टर्म्स आपको समझ आ गई, और आपने ब्रेनस्टॉर्म किया की टर्म्स पे, आपको पता है जी इसकी डायरेक्शन ये है। फिर आपने स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा, फिर आपने टाइम भी उसका एस्टिमेट कर लिया कितना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप जाएं इसको करने के लिए, वरना आप फंस जाएंगे ऐसे राइटिंग में। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ऐसे को सिलेक्ट करने के लिए, मैंने 2 मुश्किल ऐसे की आपको बताई हैं जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड भी होते हैं हर साल, क्योंकि कोटेशन बेस्ड या प्योर ऐसे जो होते हैं वो स्टूडेंट्स उसे भागते हैं क्योंकि की टर्म्स पे वो फंस जाते हैं। तो आइडेंटिफाई ऐसे एसेस को करें जिनकी की टर्म्स आपको पता हो, फिर आपको उनका स्ट्रक्चर समझ आ रहा हो, आपको स्ट्रक्चर क्या है। फिर आपको ये पता हो कि मैं इन पे 8-10 बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। बच्चे बॉडी पैराग्राफ को सारे पैराग्राफ से मिक्स करते हैं कि मैं वो कर सकता हूँ। और फिर टाइम, ये 4 चीज़ें अगर आप कंट्रोल करेंगे और आप यकीन से कंट्रोल करेंगे, की टर्म्स आपने सही आइडेंटिफाई की है, स्ट्रक्चर आपने सही आइडेंटिफाई किया है, और टाइम पे आपका कंट्रोल है ऐसे राइटिंग में,
तो फिर आप जाके पास होने का सोचें। अगर आप पास पेपर निकालें और ये देखें कि आपको कितने ऐसे समझ आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी टर्म्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। और ये अब ट्रेंड आ सकता है आने वाले पेपर्स में कि जिसमें वो आपको कोटेशन बेस्ड ऐसे देंगे या आपको लिटरेरी ऐसे देंगे। तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करें कि करंट अफेयर पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता आजकल के दौर में। एग्जामिनर का माइंड आप सिर्फ इस पे कंपेटिटिव एग्जाम में ये मत सोचा करें कि मे भी करंट अफेयर आ जाए, अगर ना आया तो ये आपको मैंने मेथोडोलॉजी बताई है मुश्किल ऐसे को आइडेंटिफाई करने की कि अब मैं कर भी सकता हूँ नहीं कर सकता। और टॉपिक जो भी आप सेलेक्ट करें ये पैरामीटर्स हैं, और मैंने आपको थोड़े मुश्किल ऐसे इसलिए करवा दिए थोड़े सारे जो बहुत सारे बच्चों की मुश्किल है ताकि पैरामीटर्स का वो पता हो। ठीक है, तो ये ऐसे सिलेक्ट करने के पैरामीटर्स हैं। अगर तो आप इन पे पूरा उतरते हैं, आपको कॉन्फिडेंट है आपके आगे पूरा कर लेंगे सारी चीज़ें, तो आप ऐसे में पास होने की उम्मीद रखें, वरना मुश्किल हो जाता है ऐसे को कंप्लीट करना भी। स्ट्रक्चर सही नहीं अडॉप्ट करेंगे तो फिर वो गलती है बहुत बड़ी। और अगर की टर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं किया तो फेल तो हो जाता है बच्चा फिर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी ऐसे सिलेक्ट करना, उसको किस तरह ब्रेनस्टॉर्म करना है, की टर्म्स किस तरह आइडेंटिफाई करनी है, स्ट्रक्चर किस तरह आइडेंटिफाई करना है, बॉडी पैराग्राफ कितने होने चाहिए, टाइम। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस पे काम करेंगे और आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।